हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। फिर से स्वागत है आपका प्रॉक्सी ज्ञान में। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम यूएस और इंडिया के टाइज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा ऑलरेडी। तो स्पेसिफिकली जितने भी डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट्स हैं जो यूएस के, तो उनके साथ इंडिया के टाइज किस तरह रहे उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, अभी हाल ही में कई बार न्यूज़ में भी आया है और अभी चर्चा में टॉपिक है यूएस इलेक्शन, राइट। यूएस इलेक्शंस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी जीते, जो भी पार्टी से जीते, तो हमारे इंडिया के टाइज उसी तरह बरकरार रहें। ओके। क्योंकि दोस्तों हम इन यूएस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यूएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। अगर आप 2018 और 19 का डाटा देखें तो यूएस ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया ट्रेडिंग पार्टनर में, एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो आज हम इस लेक्चर में जो भी जितने भी जो है रिलेशंस हैं हमारे दोनों के बीच, और जितने अग्रीमेंट साइन हुए हैं, क्या बायलेटरल ट्रेड रहा है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ओके। इसके हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे, किस तरह जॉन एफ कैनेडी के रिलेशंस थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं वो भी, और जिम्मी कार्टर थे। ओके। सो जैसे कि आप देखें 1947 से 2000 तक, ओके, फर्स्ट 53 ईयर्स ऑफ इंडिया में सिर्फ 3 प्रेसिडेंट जो इंडिया को विजिट किए थे, उसमें जिम्मी कार्टर थे और रिचर्ड निक्सन, एजनहोवर, ये दूसरे पार्टी के रिपब्लिकन, जिम्मी कार्टर जो हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं यूएस प्रेसिडेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप, हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, और हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। कई सारे एजुकेटर्स अपने जो है टॉपिक्स को डिस्कस किया है, इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को। तो जल्दी से जाकर विजिट कीजिए दोस्तों। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ इंडिया और यूएस रिलेशंस के बारे में। ठीक है। देखिए, दोनों के बायलेटरल रिलेशंस ना एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड हुए हैं, क्योंकि वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो भी वहाँ पे भी जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ सेनेट, सब कुछ रहता है। ये भी हमारा कंट्री भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो वी बोथ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू। सो वी बोथ शेयर द इंटरेस्ट ऑफ रीजनल ग्लोबल इश्यूज, जैसे कि क्लाइमेट चेंज ले लीजिए आप, न्यूक्लियर एनर्जी पे दोनों के सेम व्यू है। ओके। और साइबर सिक्योरिटी हो गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस सिक्योरिटी, तो सारा कुछ जो कोऑपरेशन है हम दोनों के बीच में, ठीक है, इट बेस्ड अपॉन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं, किस तरह हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस बने थे डेमोक्रेटिक लीडर्स के साथ। तो पहले जो हमारे लीडर थे जॉन एफ कैनेडी, जिन्होंने प्रेसिडेंट का पद संभाला था 1961 से लेकर 63 तक। ओके। और इंडिया वाज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो उस वक्त क्या हुआ था दोस्तों, एक्चुअली इंडो चाइना वार हो रही थी उस वक्त 1962 में। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो जॉन एफ कैनेडी थे उस वक्त हमें बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया। ओके। और कई सारे आर्मामेंट्स, इक्विपमेंट्स को भेजे ताकि हम लड़ सके चाइनीज़ के साथ। ओके। और एम्यूनेशन को भेजा, और आप जानते हैं यूएस किटी हवा एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इन्होंने ही भेजा था फ्रॉम पैसिफिक ओशन से होते हुए इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी बनाई गई थी हमारे लिए, ताकि आगे चलकर अगर कोई ऐसा अटैक हो जाए तो इंडिया के पर, तो यूएस आगे बढ़कर आएगा ताकि इस अटैक को रोक सकें। ओके। तो इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि किस तरह डेवलपमेंट हुआ था पहले से ही, जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इनके ज़माने में, तो जब ये वार हुआ था, इंडिया चाइना वार, तो उस वक्त से यूएस के साथ हमारे अच्छे टाइज रहे हैं। ओके। और हर बार यूएस ने हर फॉरम में, इंटरनेशनल फॉरम में बढ़ चढ़कर हमें सपोर्ट किया। ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे जिम्मी कार्टर। इन द लेट 1970s, जब जनता पार्टी जब रूल किया करती थी हमारे इंडिया में, तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। अगर आप लेफ्ट साइड में पिक्चर देखें तो ये मोरारजी देसाई जी हैं और ये जिम्मी कार्टर हैं। ओके। तो उनके इसमें भी कई सारे न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुए थे। बट हाउएवर उस वक्त नॉन इंडिया जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका कोई पार्ट नहीं था, तो इंडिया को कोई न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई नहीं किए जाते थे। ओके। सो अनटिल अनलेस वी बिकेम द पार्ट, वी बिकेम द एक क्या होती हो, रेटिफाई करना दे जब तक नॉन प्रिपरेशन रिकॉर्ड का, तब तक हमें
न्यूक्लियर मटेरियल से बार किया रखा हुआ था। बट हाउएवर उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई 1980s में, और दोनों के कंट्रीज ऐसे ही इम्प्रूव होते रहे, रिलेशंस ऐसे ही इम्प्रूव होते रहे। और हाउएवर इंडिया डिड नॉट सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट्स रोल इन द सोवियत इन्वेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। उसके बाद इंडिया ने कोई सपोर्ट नहीं किया। बट देखिए दोस्तों, पहले से जो है इंडिया एक पॉलिसी फॉलो होता आ रहा था। उस पॉलिसी का नाम क्या था? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। ओके, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, मतलब किसी के साथ हम अलाइस नहीं बनेंगे, किसी के साथ हम जो है न्यूट्रल रहेंगे, दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस रहेंगे। एक तो सोवियत यूनियन हो गया और दूसरा यूएस, दोनों के साथ हम अच्छे रिलेशंस रखेंगे। सोवियत यूनियन के साथ भी हमारे साथ कई डिफेंस अग्रीमेंट साइन हुए। आप अगर जानते हैं, न्यूज़ फॉलो होते रहेंगे तो आपने पढ़ा होगा S-400 मिसाइल जो हमने खरीदा था रशिया के साथ। राइट, सोवियत यूनियन जब कहा करते थे, बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया, अब रशिया है। तो S-400 मिसाइल हमने खरीदा। राइट, तो हमारे जो रिलेशंस थे दोनों भी, वो एक न्यूट्रल है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हम फॉलो होते हैं दोनों की जगह, हम किसी के अलाइस नहीं है। जैसे कि आप दूसरे कंट्रीज को देखें, फ्रांस, जर्मनी, एक यूएस और रशिया के कई सारे अलाइस बढ़ चुके हैं। ओके, बट इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज फॉलोइंग द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर हैं बिल क्लिंटन साहब, तो इनके बारे में एक्चुअली क्या बताएं। तो इनके पीरियड में क्या हुआ था, मई 11 को। ओके, सो चुपके से हमने एक न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट कर दिया था पोखरान में। आप सब सभी लोग जानते होंगे, इस पे एक मूवी भी बनी है हाल ही में। अगर आपने नहीं देखा है, देखिए दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी है। पोखरान में किस तरह हमने अब्दुल कलाम साहब और कई सारे दिग्गज लीडर्स को सपोर्ट किया, और अंडर द नोस ऑफ यूएस वी हैव टेस्टेड द न्यूक्लियर मिसाइल। तब से एक न्यूक्लियर कंट्री के नाम से हमें जाना भी जाता है। उसके बाद वी आर प्राउड टू बी इंडियन, कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। ओके, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, हाउएवर ये बिल क्लिंटन साहब जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस को इम्पोज कर दिया, सारे मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज को कट कर दिया। और जितने भी अमेरिकन बैंक्स थे जो हमारे कंपनीज को, इंडियन कंपनीज थे जो उनको लोन दिया करते थे, उनके लोन को फ्रीज कर दिया गया। ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि यूएस डज नॉट वांट टू इंडिया दैट एक न्यूक्लियर पावर बने, आगे बढ़े। राइट, जितने भी हम मैंने पॉइंट मेंशन किए हैं, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, यूरेनियम एक्सपोर्ट, सारे चीज़ों को रोक दिया था इंडिया। तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, ये भी डेमोक्रेटिक के प्रेसिडेंट थे, बिल क्लिंटन। फिर आगे चलकर क्या हुआ, मार्च 2000 में बिल क्लिंटन जब इंडिया को विजिट किए थे, तब हमारे बायलेटरल और इकोनॉमिक डिस्कशन जो है थोड़े आगे बढ़े। राइट, और इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम भी हमने इस्टेब्लिश किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली अभी भी चलता आता है वो इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। इस्टेब्लिश कब किया गया था? बिल क्लिंटन साहब। ओके, so these are the Democrat leaders, and one of the most prominent leaders, one of the most favorite leader of my US Democrat period is Obama's. Okay, Obama's administration. तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो ओबामा इज़ वन ऑफ द बेस्ट माना जाए। इन्होंने टू टाइम विजिट किया है हमारे इंडिया को। राइट, और इनके ज़माने में जो हमारे रिलेशन थे ना, वो थोड़े और आगे बढ़ने लगे। ओके, फ्रीक्वेंट हाई लेवल विजिट होना चालू कर दिया। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि फर्स्ट 53 ईयर्स ऑफ इंडिया, 1947 से 2000 तक अगर आप देखें ट्रैक रिकॉर्ड, तो फर्स्ट 53 ईयर्स ऑफ इंडिया में सिर्फ 3 ही बार यूएस प्रेसिडेंट ने विजिट किया था। ओके, दैट टू जिमी कार्टर, अब हम जो डिस्कस किया था, वो डेमोक्रेट एक ही बार आए थे। बट हाउएवर उसके बाद 20 ईयर्स, 2000 से लेकर आप 20 ईयर्स तक देखें तो 4 विजिट हुए बाय 3 यूएस प्रेसिडेंट। और ओबामा ने तो ट्वाइस विजिट किया है हमारे इंडिया को, 2010 और 2015 में भी। ओके, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उन्होंने भी विजिट किया था 26 सितंबर को। कई सारे अग्रीमेंट साइन हुए न्यूक्लियर डील्स को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर। राइट, कई सारे कंपनीज हमारे इंडिया में निवेश करना स्टार्ट किया था इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, इट नथिंग बट आवर इंडो एंड यूएस रिलेशनशिप आर बिकमिंग हेल्थियर नाउ बाय द विजिट ऑफ बराक ओबामा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, मेक इन इंडिया प्रपोजल जो हमारा इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। ठीक है, जो कि रोजगार बढ़ेगी इसके वजह से, और सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी। तो उसमें हमारे यूएस ने जो पार्टनर है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मॉनेटरी प्लान के बारे में, और दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि यूएस पार्टिसिपेंट 3 स्मार्ट सिटीज़ को बनाएंगे, विशाखापट्टनम, इलाहाबाद, अजमेर, जो कि बैकवर्ड रहते हैं कभी, और उनको स्मार्ट सिटीज़ बनाने का, और सारा जो भी असिस्टेंस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सारा कुछ यूएस प्रोवाइड करेगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हम लोग ने एक अग्रीमेंट साइन की गई थी
ओके, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी सोलार एनर्जीज हैं, जितने भी सोलार पैनल्स रहेगा वो इंडिया जो यूएस सप्लाई करेगा, और इंडिया भी एक्सपोर्ट करेगा यूएस को, राइट। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हमने अग्रीमेंट साइन किए थे। और इसमें डिफेंस टाइज भी चालू किए गए थे। इसमें कई कई सारे बायलेटरल एक्सरसाइज हमने किए यूएस के साथ इन्हीं के दौर में। ओके, बिकॉज ओबामा's प्रेसिडेंसी पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड, 10 साल इन्होंने 2 बार प्रेसिडेंट जीता था यूएस के। तो उसके दौरान कई सारे जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाए। और जो भी हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर था, डिफेंस टाइज से 10 ईयर्स का, उसको फिर रिन्यू किया गया। ओके, सो अभी चलते हैं आगे बढ़कर, हम डिस्कस करते हैं इंडिया और यूएस ट्रेड रिलेशंस किस तरह थे, किस तरह हमारा एक्सपोर्ट था, टोटल बायलेटरल ट्रेड कितना है। अगर आप इस बार ग्राफ को देखें गौर से, तो 2014 में तो हमारा बायलेटरल ट्रेड कितना था दोस्तों, 104 बिलियन डॉलर। कितना था, 104 बिलियन डॉलर। वो बढ़कर 2016 में 114 बिलियन डॉलर हो चुका है। इट्स वेरी गुड साइन। एक्सपोर्ट बायलेटरल ट्रेड बढ़ना इज़ वेरी गुड साइन। एंड इंडिया के एक्सपोर्ट्स अगर देखें तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, आपको 46 बिलियन डॉलर है, और इम्पोर्ट्स 21.7 बिलियन डॉलर। तो अगर आप देखें तो वी आर ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, नॉट द ट्रेड डिफिसिट। अगर दूसरे कंट्री से कंपेयर करें चाइना के साथ, तो कई अदर कंट्रीज, तो हमारा हमेशा ट्रेड डिफिसिट रहता है। बट यूएस इज़ अ कंट्री जहाँ पे हमारा ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि 46 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं और 21.7 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। सो दिस आर द एंटायर पिक्चर, ताकि मैं एक स्लाइड में आपको जस्ट एक पैराग्राफ में बता दूं। ये पॉइंट्स जो है आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कई फ्यूचर में आंसर राइटर निकलें तो अगर इस पॉइंट्स को अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो एक पॉजिटिव लेवल, एक पॉजिटिविटी एक्ट हो जाएगी आपके आंसर राइटिंग को। ओके, एंड इंडो यूएस डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करें, क्या क्या हमने साइन किए थे डिफेंस के अंडर। एक तो पहला फ्यूल एक्सचेंज अग्रीमेंट था। ओके, नेक्स्ट आपको टेक्निकल अग्रीमेंट, जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी इसमें मर्चेंट शिपिंग के बारे में। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रेड होगा शिप के द्वारा हमारे इंडिया से यूएस तक, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चेंज एनेक्स आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट जिसोमिया, जो कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट है, 2002 में साइन किया गया था। दैट कवर क्या क्या कवर करता है, एरियाज ऑफ सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने 2016 में लेमोआ को साइन किया। इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। क्योंकि जितने भी लॉजिस्टिक है उसका सारा कुछ कम्युनिकेशन एक्सचेंज होगा विदाउट एनी बैरियर बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। उसके बाद हम 2 साल बाद 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, नथिंग बट कॉम कासा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉम कासा को हमने साइन किया गया था। ओके, अब हाल ही में अगर बात करें न्यूज़ में, अभी जो रिसेंटली 2+2 डायलॉग हुआ है इंडिया और यूएस में, तो 27 अक्टूबर 2020 में बेका को भी साइन कर लिया था। ओके, सो बेका इज नथिंग बट बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। एक्चुअली इसका अग्रीमेंट का मेन मकसद क्या है, ये आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूएस को प्रोवाइड करता है एडवांस नेविगेशन असिस्टेंट एंड यूएस सप्लाइड एयरक्राफ्ट टू इंडिया। ठीक है, जितने भी एडवांस आर्म फोर्सेस है, जितने भी हमारे नेविगेशनल इक्विपमेंट है जो यूएस के, वो सारे कुछ हमारे इंडिया को आएंगे। ओके, इंडिया विल आल्सो गेट, क्या बोलते हैं उसे, रियल टाइम एक्सेस रहेगा टू अमेरिकन जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। ओके, और इंडिया को टोपोग्राफिकल एरोनॉटिकल डाटा भी शेयर किया जाएगा, ठीक है, थ्रू मैप्स एंड सैटेलाइट इमेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किस तरह एरोनॉटिकल डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था। इट्स वॉज वेरी कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट था, बट इस एग्रीमेंट के तहत वो सारे चीज़ हम जो है ले सकते हैं यूएस से, और कई सारे टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसफ़र होंगे, एरोनॉटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी। इससे एक इंडिया को बूस्ट मिलेगा। ओके, सो कल के रोज़ कहीं कोई भी वार हो जाए, बिकॉज हियर अगर आप देख रहे हैं तो इंडिया इज सैंडविच बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। ओके, सो यहाँ पे चाइना ने बॉर्डर इशू स्टार्ट कर दिए, यहाँ उसको देखकर पाकिस्तान ने इशू स्टार्ट कर दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर। अगर इस तरफ देखें आप तो नेपाल ने, हमने हाल ही में पढ़ा था, मेरा लेक्चर भी है, आप देख सकते हैं किस तरह नेपाल ने बॉर्डर इशूज़ को जो है फिर से शुरू कर दिया रिगार्डिंग काला पानी टेरिटरी, राइट। तो इस समय हमें क्या है, एक सुपर पावर का साथ होना चाहिए। उस वक्त हमें सारे इक्विपमेंट्स होना चाहिए ताकि वक्त पर हम भी एक दमदार मुकाबला कर सकें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इंडिया यूएस डाइवर्जेंस। देखिए, प्रोस भी रहेंगे और कॉन्स भी आएंगे, हर चीज़ का प्रोस और कॉन्स रहेंगे। और इंडिया यूएस का डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस की बात करें, पहली बात तो ट्रेड डील होगी। ओके, सो ट्रेड हैज़ बीन द मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। सो इंडिया, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग के नाम से भी बोला गया था।
ओके, बिकॉज क्या होता है एक्चुअली हार्ली डेविडसन का एक इशू हुआ था। ओके, तो उसमें एक्चुअली वी हैव इंक्रीज द इम्पोर्ट सब्सिडी फॉर द हार्ली डेविडसन, इम्पोर्ट ड्यूटीज को हमने इंक्रीज कर दिया था। तो उसके रिगार्डिंग कई सारे डिस्कशन हुए। और नेक्स्ट क्या हुआ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, इवन दो ही इज ए रिपब्लिकन पार्टी, तो उन्होंने हमारा जो स्टेटस था ना जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, उसको विड्रॉ कर लिया। तो नथिंग बट जीएसपी, इट इज़ अ प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम। क्या होता है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूएस, सो दे विल अलाउ द डेवलपिंग कंट्री, सो इंडिया ऑब्वियसली ये डेवलपिंग कंट्री है, तो हम जो भी इंपोर्ट करेंगे ना तो उस पर वो जीरो टैरिफ लगाएंगे इस सिस्टम के तहत। ओके, ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा। एंड अब ये बात करें तो 4800 प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली, एज पर माई नॉलेज। इट विल बी, अगर आपको एक बार नेट में सर्च कर लीजिए अगर कोई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एज पर माई नॉलेज इट विल बी 4800 प्रोडक्ट्स फ्रॉम 129 डेजिग्नेटेड कंट्रीज। मतलब हमारा इंडिया भी उसमें था एक्चुअली। उसमें क्या होता है, जो भी हम इंपोर्ट करो ओवर 6 बिलियन डॉलर्स का, तो उस पर क्या होता है, ड्यूटी फ्री एक्सेस लगता है उसमें। ओके, रिसेंटली ने ये स्टेटस हमसे छीन लिया था, निकाल दिया था, सो इंडिया इज नॉट कम अंडर नाउ जीएसपी। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इज ऑल्सो वन ऑफ द, जो यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने इंडिया के मेजर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कंपनीज को सेंडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम सिटीजन आउटसाइड द कंट्री एज ए की बैरियर टू डिजिटल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट इंडिया इंटरनल इश्यूज में भी है, क्योंकि आप तो सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 370 कि जो निकाल दिया गया था, रिवोकेशन ऑफ द न्यू सिटीजनशिप लॉ एंड एनआरसी के बारे में, ये सारे इंटरनल इश्यूज में भी इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थोड़ा सो डाउन हो गया था, बिकॉज वी आर बेस्ड, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आवर आइडिया इज बेस्ड अपॉन द शेयर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? So due to this Citizenship Act and NRC Act, so there will be a little bit barrier between India and US strategic. So however, we hope कि आगे चलकर ये सारे भेदभाव दूर हो जाए और फिर से इंडिया यूएस बढ़ चढ़ कर साथ दे एक दूसरे का। ओके, एंड कन्वर्जेंस की बात करें, राइट, कॉन्स क्या, प्रोस क्या क्या है, 2+2 डायलॉग हर जो सॉल्व होता है, 2+2 डायलॉग फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग, वो भी इसमें एक बढ़ गया। नेक्स्ट आपको बायलेटरल एनर्जी पार्टनरशिप हमने साइन की थी अप्रैल में। ओके, वेयर इसके तहत क्या होता है, इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, ओके, एलपीजी को इंपोर्ट करता है यूएसए, एंड यूएसए इज इंडिया 6th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स एंड हाइड्रोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इंडिया का जो 6th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल और इंपोर्ट्स कहाँ से आता है, हमें यूएस से आता है। ओके, नेक्स्ट वेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैरीटाइम सिक्योरिटी। सो हाल ही में कई बार, अगर आप पास्ट 6 मंथ्स या 5 मंथ से अगर आप देखें, तो चाइना ने अपनी मेरीटाइम सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ा दिया है, साउथ चाइना सी या फिर इंडो पैसिफिक ओशन लेकर। इस वक्त हमें क्या है, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ओके, बिकॉज वी नो द चाइना, आपने अगर मैप को देखा होगा, सो दिस इज द इंडिया मैप एंड दिस इज द 9 डैश लाइन। ओके, दिस इज साउथ चाइना सी। ओके, 9 डैश लाइन मतलब इट कवर्स द इंडिया, तो चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ पे श्रीलंका भी आएगा, श्रीलंका इट ऑलरेडी वेंट इनटू चाइनाज डेट ट्रैप में चल जा चुका है वो। ओके, यहाँ पे भी चाइना के इक्विपमेंट्स है, जिबूटी में एक उनका मिलिट्री पोर्ट है। ओके, ही इज सराउंडिंग द इंडिया। ओके, एट दैट टाइम इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंडियन टू हैव ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज टू काउंटर चाइना। ओके, तो हाल ही में क्वाड भी अभी 2.0 को भी लॉन्च किया है। क्वाड के मेंबर्स आपको कौन रहेंगे, यूएस हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। सो दिस आर द 4 कंट्रीज विच प्लेस ए वेरी इंटीग्रल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्वाड। ओके, एंड एक्चुअली क्वाड को मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी बिग टॉपिक, हम कभी क्वाड के पर भी लेके आएंगे। सो क्वाड एक्चुअली इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005-4 में, जब सुनामी डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर जब सुनामी आया था, तो उस वक्त एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए क्वाड को फॉर्म किया गया था। बट लैटर चाइनीज़ के प्रेशर में आकर ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर दिया। फिर कई सारे, तो 10 साल तक, 10-15 साल तक अब जो है क्वाड को बंद हो गया था। पर रिसेंटली जब चाइना एक्सपेशनरी पॉलिसी को फॉलो करता रहा ना, तो उसके वजह से क्या हुआ, द इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड को फिर से जागरूक कर दिया, 2.0 बनाया गया उसमें। ओके, वापस अभी रिसेंटली मलाबार एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट किया। दे आर नथिंग बट दे आर सेंडिंग द मैसेज कि सेंडिंग द मैसेज अग्रेसिव टू द चाइना। ओके, जो मिलिट्री एक्सरसाइज चालू कर दिया, ताकि हम लोग भी एक्टिव हैं, हमारी मेरीटाइम भी सिक्योरिटी के अंडर आ रही है। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर, आज का जो लेक्चर है मेरा, आपको पसंद आया होगा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो दोबारा आप इस लेक्चर को देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।